Okay, today we are continuing with the chapter number 2 and we wanted it to complete in the previous session, लेकिन हम उसमें complete नहीं कर सके। ये PMO वाला एक टॉपिक रह गया था, थोड़ा सा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, तो we will quickly go over it और फिर हम उसके बाद थर्ड चैप्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने चीजों को कंप्लीट भी करना है। यहाँ पे सर 2.4.4.3 जो बुक में है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टाइप्स के अंदर, क्योंकि पीएमओ भी हमने जो कल बात की थी, लास्ट क्लास में बात की थी, पीएमओ इज आल्सो अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नॉट अ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बट चूंकि ये तमाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदोबस्त, प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट्स का बंदोबस्त संभालता है, तो और खुद ये प्रोजेक्ट नहीं है, पीएमओ खुद प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स इसको रिपोर्ट करते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन में पीएमओ एग्जिस्ट करता है, तो दिस बिहेव लाइक अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो एक अलहदा किस्म का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेक्ट्स को संभालने का काम करता है, या उनका जो रिपोर्टिंग और हिसाब किताब करने का काम करता है। पीएमओ के रोल को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम किस किस किस्म के पीएमओ बना सकते हैं। तो ये जनाब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी गवर्नेंस के प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करता है। अब गवर्नेंस हम बात कर चुके हैं, गवर्नेंस क्या चीज है। देखें, एक तो है सिस्टम और एक है गवर्नेंस। सिस्टम जो चलता है, सिस्टम हम बनाते हैं कि कौन से काम करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, ये हमारा सिस्टम है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग डेवलप करेंगे कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, टूल्स कौन से होंगे, टेक्निक कौन से होंगे। ये जो सिस्टम है, ये दरअसल एक ओवरऑल गवर्नेंस की अम्ब्रेला के नीचे चलता है। जैसे ऊपर से अहकामात हैं, जिस डायमेंशन और डायरेक्शन में आपकी टॉप मैनेजमेंट आपको लेके जाना चाहती है, वो गवर्नेंस की गाइडलाइंस देती है। और यूं समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो ई सिस्टम डिवाइस करती है। तो प्रोजेक्ट की ब्यूरोक्रेसी कौन सी है? वो बुनियादी तौर पे पीएमओ है। पीएमओ का काम है कि उन गवर्नेंस की इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करके एक जनरलाइज्ड फ्रेमवर्क बना देना, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम डिवाइस कर देना। और वो सिस्टम जनरल इसलिए मैं कह रहा हूँ, जेनेरिक इसलिए कह रहा हूँ कि दैट में उसका इम्पैक्ट जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मुख्तलिफ तरह से किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी गवर्नेंस गाइडलाइंस। तो इस गवर्नेंस के जनरल मेथड को जो आपने बना लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रोजेक्ट इन असूलों के मुताबिक होंगे, लेकिन वो असूल बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्नेंस है उसके मातहत बने। तो ये कौन इंश्योर करेगा? ये एक ऐसा काम है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में शायद किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर को पकड़ लें, वो भी पीएमओ, वो भी ये सिस्टम बनाने का या इस गवर्नेंस प्रोसेस को प्रोजेक्ट के हवाले से इस्टेब्लिश करने का जिम्मेदार नहीं बनेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। उसका स्पॉन्सर भी अपने प्रोजेक्ट से मतलब रखेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो उसको भी स्टैंडर्डाइज करने की वो भी कोशिश नहीं करेगा। इसी तरह प्रोग्राम मैनेजर और प्रोग्राम स्पॉन्सर का भी वो एक उनके रोल में भी नहीं आता। अगर पोर्टफोलियो कहें तो पोर्टफोलियो, आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि पोर्टफोलियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है कि किस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को कहां से कहां किया जाए, बंद कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, पैसा कहां लगाया जाए, रिसोर्सेज कहां दिए जाएं, इस किस्म के बड़े बड़े डिसीजन वो करता है। तो ये माइक्रो लेवल की डिटेल्स वो नहीं हैंडल करता। ऑल्दो पोर्टफोलियो की तरफ से जो पोर्टफोलियो की गवर्नेंस गाइडलाइंस होती हैं, उसी के मुताबिक, उसी के तहत प्रोग्राम वाले और प्रोजेक्ट वाले अपनी अपनी गवर्नेंस सेट करते हैं। लेकिन आखिर इस सारी गवर्नेंस के मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश और इंश्योर कौन करेगा? हु विल बी द ब्यूरोक्रेसी इन द होल सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? तो बुनियादी तौर पे वो है पीएमओ।
तो ये जो गवर्नेंस जो है आपकी पोर्टफोलियो की तरफ से आ रही है कि जनाब मेरी तो जो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो वाला कहता है कि मेरी ओरिएंटेशन या मेरी रिसोर्सेज की जो फेवर है या मेरी जो प्रायोरिटाइजेशन है वो फलाने प्रोजेक्ट की तरफ है और मैंने रिसोर्सेज को देने। अब इसके मुताबिक गवर्नेंस नीचे आएगी। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो उसके सबॉर्डिनेट हो जाएगा। तो रिसोर्सेज किसने देने हैं, जहां तक स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज का ताल्लुक है तो पोर्टफोलियो उनका डिसीजन खुद करता है। मतलब बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं जो स्ट्रेटेजिकली चीजों को इधर से उधर कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज की जिम्मेदारी पोर्टफोलियो खुद संभालता है। लेकिन जो छोटे लेवल के रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, इंसान, चीजें, छोटा मोटा स्टोर का आइटम या इस किस्म की चीजें जो है, ये भी जनरल ब्यूरोक्रेसी के काम में आ जाता है। तो ये पीएमओ को दे दिया जाता है कि ये छोटे मोटे रिसोर्सेज और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रायोरिटाइजेशन और सारे काम ये आपने देखने हैं। और इसी तरह से जो जनरलाइज टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो सारे प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ किस्म के टूल्स एंड टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, वो भी। तो पीएमओ का रोल जो है एक सपोर्ट फंक्शन बन गया। जो अपनी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है या जो भी कोई पीएमओ के लेवल में, अच्छा पीएमओ शायद हमने जिक्र किया था पहले, पीएमओ को एक लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता। Although, like a portfolio, there could be a central PMO for the whole organization. But this PMO naturally ये निटी ग्रिटी का काम कर रहा है और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बातें कर रहा है। ऑल्दो उनके काफी सारे काम मिलते हैं, लेकिन जो लेबर वर्क है वो पीएमओ कर रहा है, जो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम चलाना है। लेकिन जो गवर्नर बैठा हुआ है, जो गवर्नेंस कर रहा है, वो पोर्टफोलियो की गवर्नेंस है, प्रोग्राम की गवर्नेंस है, उसके नीचे प्रोजेक्ट की गवर्नेंस है। तो वो गवर्नेंस के मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश करना नीचे की तरफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स के लिए, वो पीएमओ अगर आपके सेंट्रल एग्जिस्ट करेगा तो वहां बनेगी। लेकिन मैंने कहा पीएमओ सेंट्रल लाजमी नहीं है कि हर जगह एग्जिस्ट करे। पीएमओ जो है वो एक डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, प्रोग्राम का भी हो सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका भी पीएमओ हो सकता है। तो एक तो ये हमें समझना होगा कि हम किस पर्सपेक्टिव में बात करें, किस लेवल के पीएमओ की बात कर रहे हैं। एक तो वो डायमेंशन हो गई कि सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है या वटेवर, या नेटवर्क बनाया हुआ है पीएमओ का, जो भी है। मगर अगर वो नेटवर्क भी बनाया हुआ है तो वो ऐसा कोई नेटवर्क होना चाहिए, न्यूरल नेटवर्क टाइप की चीज हो, जो सारे पीएमओ आपस में ऊपर कनेक्टेड हो अपने सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ। और अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो फिर उनको इतनी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन आपने प्रोवाइड करनी है पीएमओ बनाने की इन वेरियस डिपार्टमेंट, कि सब लोग यूनिफॉर्मली एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन पे या गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो। और अगर सेंट्रल है तो फिर तो खैर है ही है, वो तो आइडियल है कि उस तरह से हो। खैर इस वक्त जो डिफरेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये वाली बातें नहीं है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज और नेटवर्क और ये वाली बात ये नहीं डिस्कस की पीएमआई ने। पीएमआई किसी और जाविये से पीएमओ को देख रही है। खैर, तो पीएमओ की जिम्मेदारी जो है, जैसे हमने अभी थोड़ी बहुत बात की और किसी हद तक आपको आइडिया हुआ होगा, ये बुनियादी तौर पे एक सपोर्ट फंक्शन है जो कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव या जो भी ऊपर लोग बैठे हैं, जो भी पीएमओ के लेवल के का बॉस है, पीएमओ के लेवल के ऊपर जो बॉस है, वो डिपार्टमेंटल हेड भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल हेड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्रोग्राम मैनेजर भी हो सकता है, whomsoever इज इन चार्ज ऑफ दिस पीएमओ, वो उसकी मदद के लिए, उसकी आसानी के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए ये पीएमओ बनाया जाता है। आप देखिए, अंदाजा कीजिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 150 प्रोजेक्ट चल रहे हो और कोई 50 प्रोग्राम भी चल रहे हो उसके अलावा, अ, एक चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इन सब चीजों का स्नैपशॉट लेना बहुत मुश्किल है। अगर वो ये चाहे कि अपने ऑपरेशंस जो कि 80% ऑफ हिज बिजनेस इज ऑपरेशंस, उनके ऊपर अटेंशन भी देनी है, 80% अटेंशन उधर देनी है और प्रोजेक्ट के ऊपर भी अटेंशन देनी है। और प्रोजेक्ट चल रहे हैं जनाब 150 और प्रोग्राम चल रहे हैं 50। अब ये 200 जो यूनिट्स हैं, इनकी रिपोर्टिंग कौन संभालेगा? अगर तो ये समझे एग्जीक्यूटिव के जी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोग्राम मैनेजर से मिल लेता हूँ, वो मुझे बता देंगे रोजाना। अगर वो उनसे स्टेट लेने की कोशिश करे एक एक बंदे से, वो उसको आगे ब्रीफ करे, तो 5 मिनट तो लेगा ना। तो फिर सीईओ फिर ये कुछ सुनेगा या
अपना बाकी काम करेगा जो 80% है। सेकेंडली, अगर ये सुन भी ले किसी तरह से तो इसको समझ तो कोई भी नहीं आनी। उसकी वजह ये है कि इसको कहीं कंपाइल्ड रिपोर्ट तो मिल ही नहीं रही। अगर ये कंपाइल्ड रिपोर्ट चाहता है तो किसको कहे? प्रोजेक्ट मैनेजर कहेगा वो जी मैं तो, मेरा तो एक प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम मैनेजर मेरा तो प्रोग्राम है। पोर्टफोलियो मैनेजर कहता है जी मैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कर रहा हूं और मुझे तो जो निटी ग्रिटी है या माइक्रो लेवल डिटेल्स हैं उनका मुझे नहीं पता। मसला हो गया भाई। चीफ एग्जीक्यूटिव वांट्स टू नो कि उसके टोटल कितने बंदे प्रोजेक्ट्स पे लगे हुए हैं, उसके कौन से प्रोजेक्ट का क्या स्टेट जा रहा है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस में जा रहे हैं या फेलियर में जा रहे हैं, पैसे ज्यादा खा रहे हैं कि कम खा रहे हैं, ये कहां से आएगा? तो यहाँ पे उसे सपोर्ट चाहिए। इस तरह की सपोर्ट के लिए पीएमओ को बुनियादी फंक्शन, पीएमओ का यही है, बुनियादी फंक्शन ये है कि सपोर्ट प्रोवाइड करे ऊपर वाले को, अपने ऊपर वाले को, अपने बॉस को। और जब वो अपने ऊपर वाले को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो आप ये देखिए कि वो नीचे 150 प्रोजेक्ट्स और 50 प्रोग्राम्स को भी लिंक कर रहा है और उनके लिए सेंट्रल सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो लाजमी बात है फॉर यूनिफॉर्मिटी बेसिस वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम इससे इंटरेक्ट करेंगे और जो स्टैंडर्डाइजेशन की चीजें होंगी उसमें मदद मांगेंगे इससे, पीएमओ से। तो पीएमओ ने उनको भी हेल्प करनी है। इसका मतलब है कि वो ना सिर्फ ऊपर तो सपोर्ट कर ही रहा है, उसका फर्ज है, लेकिन वो ये नफली इबादत उसकी ये भी है कि उसने इन सारों को भी संभालना है और इन सारों की भी जो जो सपोर्ट फंक्शन है, किसी को की मदद चाहिए, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, वो चीजें भी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जरा गौर कीजिए कि स्टैंडर्डाइजेशन विद इन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट किसने करनी है? पीएमओ ने करनी है। गवर्नेंस ट्रांसलेट किसने करनी है? पीएमओ ने करनी है। सपोर्ट ऊपर नीचे की प्रोवाइड इसने करनी है। उसके बाद कोई ये रिसोर्सेज को, इधर उधर छोटे रिसोर्सेज को की डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रोजेक्ट में जाएगा, यहाँ से फारिग होके इसके बाद चला जाएगा, इतनी चीजें इधर से उधर जाएंगी, उधर इन्वेंट्री का हिसाब किताब रखना, सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो भी इसका काम। तो इस तरह से इसके बहुत से सपोर्ट फंक्शंस बन जाते हैं। अच्छा, एक तो है कि वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, बस मददगार है। दूसरी बात यह है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन करता है वो करेगा तो सपोर्ट वाला भी करेगा, लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन करता है अगर उसको ये इजाजत दे दी जाए चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से कि जनाब आप इसके ऊपर एनफोर्समेंट भी कर सकते हैं, जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिस को एनफोर्समेंट एजेंट बना दिया जाता है कि भाई रूल्स तो ये हैं, सही तो सबको गाइड तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन अब तुम इनको इंश्योर भी करो। ये जब इंश्योर करता है तो फिर इसकी थोड़ी सी डंडा इसके हाथ में आ जाता है। लेकिन इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो है डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर प्रोजेक्ट। इसको ये कहा जा सकता है टेक ओवर दैट प्रोजेक्ट, या सारे प्रोजेक्ट्स का तुम करता धरता हो, तुम बॉस हो और यू कैन डू एनीथिंग विद एनी प्रोजेक्ट। लेकिन ये जो डायरेक्ट मैनेजमेंट है ये बड़ी खतरनाक चीज है। रीजन बीइंग कि 150 प्रोजेक्ट मैनेजर चला रहे हैं। जब एक सेंट्रल कंट्रोल उसको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेगा तो रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स डिफ्यूज हो जाएगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएमओ कई गुना बढ़ जाएगी, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो इसको मैं इसीलिए कहता हूं कि हैंडल विद केयर डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स इज नॉट रियली वेरी एडवाइजेबल अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि ये हैंडल हो सकेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है जो सारे प्रोजेक्ट की रिपोर्टों को खुद ही क्रंच करके और कोई डिसीजंस बनाता है और वो ले लेता है, तो फिर तो मैं किसी हद तक बात मान सकता हूँ। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला हम लोग के, तो हम इसको संभाल सकते हैं। लेकिन प्योरली खाली एक पीएमओ के ऊपर हम ये बेस करें और ह्यूमन कैपेबिलिटीज के ऊपर बेस करें तो ये तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इसका एक और जाविया ये भी हो सकता है कि सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द पीएमओ। ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो अपना अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो दरअसल उनका बिग हाउस जो है वो पीएमओ है, वो पीएमओ की तरफ से नॉमिनेटेड है और पीएमओ ही को रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कुछ बात बनती है कि यहाँ डायरेक्ट मैनेजमेंट किसी हद तक अगर इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कंसिडर किया जाए पार्ट ऑफ पीएमओ तो ये एक तरह की डायरेक्ट मैनेजमेंट मुमकिन हो सकती है। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंट डायमेंशन बताई कि पीएमओ
कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन इसके अलावा मार्केट में अगर आप बहुत सी किताबें हैं पीएमओ के ऊपर, वो डिस्कस करती हैं पीएमओ को मुख्तलिफ जावियों से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ये जैसे हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू उसके जो फर्दर ब्रेकडाउन है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इस हिसाब से, या किस तरह से आप देखना चाहते हैं, जितनी तरह से देखना चाहेंगे उतने जाविये बन जाएंगे। तो ये कोई एक तरीका नहीं है कि पीएमओ 3 किस्म के होते हैं या 5 किस्म के होते हैं, वो जिस जाविये से देखेंगे उतनी किस्म के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चीज डिस्कस हो रही है वो कंट्रोल के हवाले से हो रही है कि कहाँ कंट्रोल ज्यादा और कम होगा पीएमओ को। पीएमआई के हिसाब से पीएमओ को जो कंट्रोल के हिसाब से जब वो देखते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस के हिसाब से, तो वो 3 किस्म के पीएमओ में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी यही है। सबसे कम कंट्रोल जो है वो सपोर्टिव पीएमओ का है। सपोर्टिव पीएमओ सिर्फ खादिम है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, दोनों के लिए मददगार साबित होता है, और उसके लिए रिपोर्टें असेंबल करके दे रहा है और नीचे वालों को गाइड कर रहा है। कोचिंग है, गाइडिंग है, ट्रेनिंग है, इस तरह की चीजें, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर प्रोसीजर्स, वो सब कुछ कर रहा है। तो मतलब ये है कि बहुत सा काम कर रहा है, लेकिन खिदमत खल्क वाला काम कर रहा है, सपोर्ट फंक्शन है ये। दूसरा है कंट्रोलिंग, जहां पीएमओ को ये कहा जाए कि जो तुमने गाइडलाइंस बनाई हैं उन पे एनफोर्समेंट भी करो। अगर ये ताकत उसे दे दी जाए कि भाई तुमने एक फॉर्मेट बना के दिया था, अगर कोई उसके मुताबिक नहीं करता, फॉर्मेट नहीं बना के देता, तुम उसको बाय द पावर ऑफ सीईओ हम तुम्हें ये पावर देते हैं कि तुम उनको पूछ सकते हो, तो ये कंट्रोलिंग हो जाएगा। और अगर पीएमओ को फुल ताकत दे दी जाए कि जो मर्जी करो, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजर तुम्हारे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे हैं, प्रोग्राम मैनेजर तुम्हारे हैं, इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल तुम्हारा, यू आर द बॉस। सो दिस इज अ डायरेक्टिव पीएमओ, जो कि मैंने आपसे अभी पहले जिक्र किया कि डायरेक्टिव कोई बहुत ज्यादा एडवाइज्ड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर नो। और दूसरी बात एक और मैं यहाँ पे करता चलूं कि ऑर्गेनाइजेशन जब पीएमओ बनाती हैं उनको समझ कोई नहीं आती कि ये क्या है और कैसे बनाना है, एंड दे आर फैसिनेटेड बाय डंडा। ये ना सबसे ज्यादा मजबूत डंडा किसके हाथ में है? वो डायरेक्टिव के हाथ में है। दे स्टार्ट विद डायरेक्टिव, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि दे डोंट रियलाइज कि पीएमओ कितनी बड़ी चीज है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो यहाँ पे एक यंगस्टर को बिठा देते हैं चार्ज, जो डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है, और उस बेचारे को काम करने का कोई प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे कोई या तो निल या थोड़ा सा तजुर्बा है, और उसे आपने पिच किसके सामने कर दिया है? एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु आर एक्चुअली हैंडलिंग देयर प्रोजेक्ट, और आपने उनका कमांडर इसको बना दिया। आप मुझे बताइए कि क्या हाल होगा। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, एक तो डायरेक्ट जंपिंग डायरेक्टली टू द डायरेक्टिव पीएमओ, एंड सेकेंडली पुटिंग अनसुटेबल पर्सन एज द हेड ऑफ पीएमओ, एंड नॉट ओनली द हेड ऑफ पीएमओ बल्कि ऑल पीएमओ कैन हैव इट्स ओन स्टाफ। इसका जो स्टाफ है वो भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। पीएमओ का सारा स्टाफ सारे प्रोजेक्ट मैनेजर से ज्यादा आला तालीम याफ्ता, ज्यादा तजर्बाकार, और मतलब एजेड बेशक हो, वो ग्रे हेयर्ड हो, सब कुछ हो, तजर्बाकार लोगों को यहाँ बैठाया जाए ताकि वो ओवरऑल चीजों की बिग पिक्चर देख सकें, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन को देख सकें, उसकी उसके फॉर्मेट बना सकें। बहुत से काम है जो इसने करने हैं। तो जहां तक सपोर्टिव पीएमओ का ताल्लुक है, सपोर्टिव पीएमओ आपको कंसल्टेटिव रोल में रहता है प्रोजेक्ट्स के लिए, या जो अगर प्रोग्राम अंडर आते हैं तो वो भी, बाय उनको टेम्पलेटें बना के देता है कि ये फलाना काम है तो इस फॉर्मेट के तहत करें, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको बताता है कि ये फाइलें यहाँ पड़ी हुई हैं, वो जो हमने जिक्र किया था ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स एंटरप्राइज नॉन फैक्टर, उसका सारा डाटा जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। पीएमओ एक लाइब्रेरी का काम करता है, और वो डाटा सारा इसको पड़ा है, उनको गाइड करता है, ये देखो ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको उनकी एक्सेस देता है उन चीजों की। जो पुराने लेसन लर्न और पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनका डाटा इसके पास पड़ा है, वो उनको एक्सेस देता है। दिस टाइप ऑफ पीएमओ सर्व एज अ डाटा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी। ठीक है ना, ये एक तरह की लाइब्रेरी है जहां से वो आके एक्सेस कर सकते हैं डाटा, और
इसके अलावा अगर कोई शकूक व शुबहात है तो ये कोचिंग और काउंसलिंग का भी काम करता है, उनको वो मेंटर भी करता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। तो ये सब सपोर्ट है। और इसका जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, लाजमी बात है, खिदमत ही खिदमत है, हाथ में डरा बहुत ना होने स्लो। तो ये है जी आपका सपोर्टिव पीएमओ। सपोर्ट के बाद जो दूसरा लेवल है वो है कंट्रोलिंग। और मैं ये कहूंगा कि इन प्रायोरिटी अगर अपने आप पीएमओ बनाने लगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्टार्ट विद सपोर्टिव पीएमओ। पहले उसमें मलका हासिल करें, अच्छी तरह से जबरदस्त किस्म का एक सपोर्ट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करें। वो बुनियादी तौर पे जब तक हमें खिदमत नहीं करनी आएगी, हम दूसरों को पूछ कैसे सकते हैं। मेरा मतलब वही बात है, क्या एक इन एक्सपीरियंस बंदे को आप यहाँ बिठा देते हैं जिसको अलिफ बे पे तक आता है और बाकी कुछ नहीं आता, तो उसको खुद भी तो सीखने की जरूरत है ना। वो जब इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो खुद भी सीख रहा है। और फिर जब वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो इनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके, तब आप उसको ताकत दें कि अच्छा आप जरा इन्फोर्समेंट भी कराओ, जो रूल बनाए हैं अप्रूव हमने कर दिए हैं, अब उनको इन्फोर्स करवाओ। तो कंट्रोलिंग पीएमओ प्रोवाइड सपोर्ट करता ही करता है, वो उसका वो तो काम सारे का सारा सपोर्ट वाला करेगा ही करेगा। एंड रिक्वायर कंप्लायंस थ्रू वेरियस मीन्स, और वो मीन्स उसको दिए जाते हैं बाय द पावर ऑथोराइज्ड बाय द सीईओ। क्या मीन है और कितनी पावर उसको दी जा रही है। द डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय द पीएमओ इज मॉडरेट। कंप्लायंस में इन्वॉल्व क्या कुछ हो सकता है जी, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई फ्रेमवर्क या मेथोडोलॉजी, जो मैंने कहा ना सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस एग्जिस्ट करता है, उसको बनाने का उसका खालिक ये बनता है और फिर उसको इन्फोर्स कराता है उन लोगों के ऊपर कि जनाब ये मेथोडोलॉजीज है। अच्छा, जैसे मैंने सिस्टम का जिक्र किया, फ्रेमवर्क जो है वो पीएमआई है, जिस ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क वो है। उसके अंदर, उसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अलाउड है या उन्होंने ये कहा है कि जी ये पीएमआई का फ्रेमवर्क इस्तेमाल होगा, तो पीएमआई के फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल हो सकती हैं, और वो सब सिलेक्ट करके रखेगा उसके अंदर और लोगों को गाइड करेगा कि कौन सी मेथोडोलॉजी किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और फिर जब वो लोग इस्तेमाल करेंगे उन अलाउएबल मेथोडोलॉजीज में से कोई एक या दो, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं बैक वक्त, तो वो फिर उन्हें अलाउड होगा। लेकिन आउटसाइड ऑफ दोज मेथोडोलॉजीज दे आर नॉट अलाउड टू यूज बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस। गवर्नेंस मैकेनिज्म कह रहा है कि इन मेथोडोलॉजीज के अलावा कोई चीज बाहर से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो नहीं की जा सकती, खत्म हो गया, वो तो कानून आ गया ना जी। तो ये जो डुएबल मेथोडोलॉजीज हैं सब की सब, ये कौन चूज करता है, पीएमओ चूज करता है और उनको ऑर्केस्ट्रेट करता है, उनका सिस्टम बनाता है। और उस वो किसके तहत बनाता है, वो उस गवर्नेंस जो ऊपर से हिदायत है, कौन से टूल्स, कौन सी टेक्निक्स, कौन सी मेथोडोलॉजीज वगैरह वगैरह, ये सब सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द गवर्नेंस होती है। लेकिन गवर्नेंस में वो ये बताते नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है। वो अपनी ब्रॉड गाइडलाइन दे देते हैं कि जी काम की वसत को बयान कर देते हैं। उसके अंदर ये डिसीजन पीएमओ का है कि वो किस तरह से उसको नीचे की तरफ उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करता है। फिर जी कन्फॉर्मेंस टू गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये बात वही जो मैंने आपसे अभी कही कि जो ऊपर का गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसके साथ इसे कंफर्म कराना कि जी जो भी मैंने सिस्टम डिवाइस किया है वो एन मुताबिक है हमारी गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स और पॉलिसीज के मुताबिक। दैट्स इट। ये कंट्रोल ने जबरदस्त काम कर दिया। और मेरे ख्याल में कंट्रोलिंग पीएमओ एक बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है, आला मैकेनिज्म है। वी कैन वर्क विद इट। इसके बाद आ जाता है जनाब डायरेक्टिव। और डायरेक्टिव ताकत तो बहुत ज्यादा यील्ड करता है, वील्ड करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हैंडल विद केयर वाली चीज है। जब तक आप इस पूरे मैकेनिज्म से ना गुजरे हो, पहले स्पोर्ट पीएमओ बनाया हो, फिर आपने जनाब वो क्या कहते हैं कंट्रोलिंग बनाया हो, अब कहीं जाके आप डायरेक्टिव पे आ सकते हैं। मतलब स्टेप वाइज प्रमोशन है। एंड सेकेंडली, जब डायरेक्टिव बनाना हो तो आपकी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को ये बहुत बहुत ज्यादा सोच समझ के फैसला लेना होगा, क्योंकि दिस इज वेरी डेंजरस डिसीजन। पीएमओ कैन बी very powerful and totally incapacitated by the load of work. We don't want that. इसलिए मैं बार बार एक बात इंसिस्ट करता हूं, प्लीज डू नॉट माइक्रो मैनेज। मैंने कहा कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रो मैनेज ना करे।
प्रोग्राम स्पॉन्सर प्रोग्राम के अंदर माइक्रो मैनेज ना करे, प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रो मैनेज ना करे, पोर्टफोलियो वाला तो करे ही ना, ना प्रोजेक्ट में ना प्रोग्राम में। अब ये पीएमओ जो है ये जरा, क्योंकि ये तो बारीक लेवल पे देख रहा है बंदे कितने हैं, किसके पास है, कौन सी चीज कहाँ लगी, इसको तो माइक्रो लेवल में देखना पड़ेगा। लेकिन इसको एक लाइन बयान कर देनी चाहिए कि मुझे कंसर्न इन लोगों, इन चीजों के हिसाब किताब से है। वे ऑफ वर्किंग आपकी अपनी होगी या जैसे भी हिसाब किताब है, कोई इस तरह की इक्वेशन बना के हम एक अच्छा डायरेक्टिव पीएमओ बना सकते हैं। और इसके एक एग्जांपल हमने जो दी पहले कि पीएमओ आप ऐसा करें कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आप अपने विंग्स के अंदर ले लें और उनको गाइडेंस दे दें और बाकी उनकी ऑटोनॉमी उनके पास रहने दें। ये ना करें कि मुकम्मल तौर पे आप उनकी सारी ताकतें ही सलब कर लें और खुद डिसीजन लेने शुरू कर दें। आप हर बारीक चीज का डिसीजन पीएमओ में बैठ के नहीं ले सकते। मतलब 150 प्रोजेक्ट, 50 प्रोग्राम, उन सब के डिसीजन सारे यहाँ पे हो रहे हों तो ये एक क्यामत हो जाएगी। खैर, ये मैं इसलिए बहुत कहता हूँ कि बहुत ज्यादा ताकत है इसके पास और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत संभाल के इसको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डायरेक्टिव पीएमओ बनाए अनटिल एंड अनलेस मैं मुझे ऐसी कोई चीज नजर आए कि यार जबरदस्त काम है इनका। और मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, मैं मुझे इन्होंने बुलाया, क्या नाम है इनका, डेस्कॉन वाले, इनका बड़ा तजुर्बा है जी, बहुत तजुर्बा है इन लोगों का प्रोजेक्ट्स के अंदर। और मुद्दतों से मैं देख रहा हूँ कि जबरदस्त तरीके के साथ प्रोजेक्ट में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इससे बेहतर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ तक कि मतलब एक तो है ना खाली प्रोजेक्ट, मतलब उसके मैकेनिज्म, उसके फ्रेमवर्क, उसकी मेथोडोलॉजी, उसके सॉफ्टवेयर ये खुद बनाते हैं। इनके पास मतलब मुझे याद है बैक इन 2000 एंड 2000 के इर्द गिर्द का टाइम था, उस जमाने में मेरा इनसे फर्स्ट एनकाउंटर हुआ। ये लोग इनको एनएचए को एडवाइस करने के लिए आए थे। तो इन लोगों से मेरी वहां जब मुलाकात हुई तो वो कुछ 4-5 डॉक्टर्स थे जो उनके डेस्कॉन के थे। और आप यकीन कीजिए कि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए थे, अपने मैकेनिज्म बनाए हुए थे, एंड दे वर एक्चुअली, इतनी मेहनत करने के बाद दे हैड क्रिएटेड अ डायरेक्टिव मैकेनिज्म इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। लेटर ऑन आफ्टर अबाउट 10-15 ईयर्स बाद जब मेरा वहां जाना हुआ, मैंने उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाई डेस्कॉन की लाहौर में इधर उधर। तो वहां पे मैंने एक चीज नोट की, उनका सारे डिसीजन मेकिंग प्लानिंग, जैसे आमतौर में आम इदारों में भी हम देखने में मिलता है कि प्लानिंग एक जगह पे होती है सारी। डेस्कॉन के मामले में किस्सा जरा सा डिफरेंट था। उनकी अगर सेंट्रल होती थी तो उसकी कोई वजह थी, लेकिन जो हमारे यहाँ ये हमने करतूत संभाले हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलिफ और बे का नहीं पता और सेंट्रल प्लानिंग होगी जी, और जो बंदा प्रोजेक्ट कर रहा है उसके पास कोई ताकत नहीं होती सवाए ही इज अ सुपरवाइजर। उसको प्लान बना के दे दिया जाता है, ये लो पकड़ो काम करो। अब वो काम को कभी ओन ही नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको चेंज नहीं कर सकता। वो उसको अपनी क्या कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। और जो लोग प्लान कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ कोई नहीं होते। एनीवेज, ये मसला बहुत बड़ा है और बेहतरीन तरीका ऐसी सूरत हाल में यही हो सकता है कि लेट द प्रोजेक्ट मैनेजर डू हिज ओन प्लानिंग, प्लीज डू नॉट प्लान फॉर हिम। अगर करना भी है तो जैसे हम PC1 बनाते हैं तो एक ब्रॉड प्लानिंग बना के और उसको एक आउटलाइन चीज बना के दे दीजिए कि बाकी तुम उसको फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी जाए कि वो अंदर जितनी अपनी कोई कार्रवाई करना चाहता है वो कर सके। एनीवेज जी, तो उनका प्रॉब्लम ये था कि इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन और इतनी जबरदस्त उनका प्लानिंग का एक डिवीजन बना हुआ था और सारा हिसाब किताब, जब उनके लोगों को पढ़ाया तो उनमें काफी काफी सारे लोग थे, 60-70 लोग थे क्लास में। तो उनमें से काफी वो बीच में डिस्कशन शुरू हो गई। तो आई नोटेड कि ये कोई गड़बड़ है। पता ये चला कि प्लानिंग वाले जो थे वो कहते थे कि जी हम जिस तरह काम प्लान करते हैं ये लोग उस तरह काम नहीं करते। और जो एग्जीक्यूशन वाले थे, जो इंजीनियर्स थे फील्ड में, वो ये कहते थे कि जी इनको क्या पता प्लानिंग कैसे, अपना फील्ड में काम क्या होता है, फील्ड की कंडीशंस क्या है। तो मुझे उसी वक्त बात समझ आ गई कि ऑल्दो दे आर परफेक्ट बट दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम डिलेमा। ऑल्दो द सॉल्यूशन वाज वेरी सिंपल जो मैंने उनको गाइड किया, बट ये दिस डज नॉट अप्लाई टू एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ये एक बहुत आला ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जिसके लिए उनको मैंने ये कहा, मैंने देखा
उनको मैंने जाके उनका प्लानिंग का भी सिस्टम देखा, उनका मैंने फील्ड में भी देखा, और उसके बाद मैंने देखा कि दोनों तरफ जबरदस्त इक्विपमेंट था, मैकेनिज्म्स थे, सब कुछ बेहतरीन था। मसला सिर्फ ये था मिस कोऑर्डिनेशन का। जो बंदा प्लान कर रहा है वो ओनरशिप अपने प्लान की अपने पास रखता था, जबकि ओनरशिप प्लान की प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए थी। मैंने उन्हें ये कहा कि आप जब प्लान कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि कौन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, कौन इंजीनियर होगा, उन उस प्रोजेक्ट के स्टाफ को बुला लें अपने पास और उनको बिठाएं, ओनरशिप उनको दें, प्लान आप करें, सपोर्ट फंक्शन में आ जाए ना, प्लान आप करें, खिदमत आप उनकी करें, उन्हें बताएं, तरीका सही बताएं, सारा कुछ बताएं और जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करें कि हम कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं इस तरह से। क्योंकि वो इतना रिफाइंड उनकी उनकी एस्टिमेशन थी कि वो एक एक सुई का हिसाब निकाल लेते थे प्रोजेक्ट का, प्लानिंग में बैठे हुए। तो उनको भी बताएं ना कि हमने कैसे निकाला है, ताकि अगर उनकी कोई से है या कोई है तो वो उसमें डालें। और दूसरी बात है कि उसका प्लानिंग का इंचार्ज उन्हीं का बंदा रखें, प्रोजेक्ट मैनेजर ही को रखें और उसी के साइन हो। अब क्या होगा, उसके बाय इन हो जाएगा कि इस प्लानिंग में तो ये हमने की है प्लानिंग, वो ये नहीं है कि मैंने की है या उन्होंने की है, हमने की है प्लानिंग। एक बात तो ये होगी, इसका मतलब प्लानिंग की का तरफ से प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब जब प्लान हो गया और उन्होंने एग्जीक्यूशन करने के लिए वो फील्ड में जाता है, एक तो वो ओन करेगा, सेकेंडली अब उसका दूसरा जो गिला है वो ये है कि इनको क्या पता फील्ड की कंडीशंस का। फील्ड की कंडीशंस के लिए वहां से आती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट, वो अमूमन एक अलग डिपार्टमेंट होता है। मैंने कहा कि जो लोग भी प्लानिंग वाले और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले हैं, दे शुड रेगुलरली विजिट द फील्ड टू कलेक्ट द रिपोर्ट्स। वहां जाएं, उनके साथ रहें, उनके साथ गपशप लगाएं, एंड दिस दिस विल रिजॉल्व द इशू। और अल्टीमेटली वो इशू इस तरह से उनका रिजॉल्व हुआ भी। मेरा मतलब है कि जब तक हम इन इस डिफरेंस को सही तरह से समझेंगे नहीं और एबनॉर्मली गलत किस्म का सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे किसी जगह पर कि जहां डायरेक्टिव की जरूरत नहीं है वहां सपोर्टिव लगा दिया, और सपोर्टिव की जरूरत नहीं है कोई और लगा दिया, अजीब किस्म का काम करेंगे तो ये गड़बड़ होगी। और आम इदारों की अगर बात करें तो वहां पे तो बेड़ा गर्क है बिल्कुल। अब ये जैसे गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि PC1 is considered the planning, which is absolutely a wrong thing. PC1 प्लानिंग कैसे हो सकती है? PC1 is just an outline planning. अच्छा, जब एक बार PC1 बन जाता है, अब आप आजादी ही नहीं देते अगले प्रोजेक्ट मैनेजर को कि वो उसके अंदर कोई तब्दीली कर सके। और अगर तब्दीली करने का तरीका मौजूद है कानून के अंदर, लेकिन उसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने कानों को हाथ लगाता है, कहता है कि दोबारा PC1 बनाने वाली बात हो जाएगी, ये उतनी ही एफर्ट ज्यादा बड़ी लग जाएगी, तो मैं नहीं करता। और कोई भी नहीं करता, मैंने बहुत कम देखे हैं, मतलब कोई इक्का दुक्का ही हो सकते हैं कोई PC1 जो रिवाइज कभी हुए हो, जबकि रिवीजन का एक प्रोसीजर मौजूद है और वो होने चाहिए। चेंज कंट्रोल का मैकेनिज्म कोई एग्जिस्ट नहीं करता गवर्नमेंट में। ऑल दो अमेंडमेंट्स होती हैं, ऑल दो उनको फंडिंग मजीद दे दी जाती है, बाद में सब कुछ कर लिया जाता है, वो एक अलग उनका एक मैकेनिज्म है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसका मजबूरी के साथ ताल्लुक है कि यार प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट नहीं हो रहा, टाइम ज्यादा दे दो, पैसे और दे दो। मतलब वो फिर शुरू कर देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। उनको वो फंडिंग भी मिलना शुरू हो जाती है, टाइम भी मिलना शुरू हो जाता है, और इस तरह चीजें डिले होना शुरू हो जाती हैं। पैसे पता लगता है कि 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च हो गए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो ये चीज होगी जी, ये 3 किस्म। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में हैव ऑर्गेनाइजेशनल वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाजमी बात है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, भले वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे हैं, दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर सेंट्रलाइज PMO है तो वो उन डिपार्टमेंट्स में भी इंटरफियर कर रहा है प्रोजेक्ट के हवाले से। इट मे प्ले अ रोल इन सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड डिलीवरिंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। अब देखें, ये एक सेंट्रल पॉइंट है जिसमें से गुजर के रिपोर्ट ऊपर जानी है। किसको जानी है? CEO को या एग्जीक्यूटिव कमेटी को जानी है? एग्जीक्यूटिव कमेटी की का इंटरेस्ट क्या है? ये दो चीजें, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड डिलीवरिंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। तो उनको आपने केस इस तरह का बना के पेश करना है। इसका मतलब है आपको समझ होनी चाहिए एज अ PMO इंचार्ज या PMO के स्टाफ के तौर पे कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट क्या होती है। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, लेकिन जहां कंफर्म आपने करनी है कि आया कि वो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के मुताबिक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा।
और वो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू डिलीवर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और ये रिकमेंडेशन ऊपर की तरफ चली जाएंगी। हो सकता है ये रिकमेंडेशन पोर्टफोलियो को जाए और पोर्टफोलियो फिर वो दूसरे वाले फैसले करे कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट। बल्कि कुछ जगहों पे जहां डायरेक्टिव पीएमओ होते हैं, वहां तो इतनी ताकत दे दी जाती है पीएमओ को कि वो खुद ही किसी प्रोजेक्ट को, पोर्टफोलियो की ताकत दे दी जाती है उसको कि वो किसी प्रोजेक्ट को खत्म भी करने की भी का भी मुख्तार होता है, किल कर दे, स्टार्ट कर दे। मतलब यूं समझ लीजिए कि पोर्टफोलियो के भी काफी सारे रोल वही अदा करना शुरू कर देता है, जो कि फिर मैं दोबारा एक दफा कहूंगा, विच इज वेरी डेंजरस। अवॉइड दैट सिचुएशन। है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मगर ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पोर्टफोलियो और पीएमओ के दरमियान फर्क नहीं किया जाता। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं और वहां पे आपका क्या तरीकाकार है। अगर तो तरीकेकार बना हुआ है, गवर्नेंस ऐसी है कि ऐसा करना जायज है, तो फिर ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन समझ बूझ के फैसला लेना जरूरी है। पीएमओ इंटीग्रेट करता है जी डाटा और इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, और फिर उसे एवेलुएट करता है हाउ हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग फुलफिल्ड। मतलब ऊपर के मकासद जो, जैसे कि मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी तो वही सुनना चाहती है, अलाइनमेंट कैसी है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किस हद तक हो गए, कितने परसेंट हो गए, केपीआई एपीआई को मॉनिटर करना, ये सब पीएमओ का काम है। अच्छा, एक और भी बता दूं कि जो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि स्पॉन्सर का रोल खत्म हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजर इज आंसरेबल टू हिज बॉस। उसका बॉस स्पॉन्सर है, प्रोग्राम मैनेजर का बॉस स्पॉन्सर है, उसका भी स्पॉन्सर है, उनके अलग अलग स्पॉन्सर हैं। तो स्पॉन्सर जो है, दरअसल वो अपने, एक स्पॉन्सर के पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम हो सकते हैं, वो अपने अपने जत्थे का जिम्मेदार है। ये रिपोर्टिंग और ये सब बातें वो भी देख रहा है अपने हिसाब से, लेकिन पीएमओ जिस हिसाब से देख रहा है वो एक बिग पिक्चर है, और वो एक हॉलिस्टिक व्यू है ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट, जो कि किसी एक स्पॉन्सर के पास ये वाला व्यू नहीं हो सकता। एक स्पॉन्सर से कि 10 प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, 3 प्रोग्राम्स को भी देख रहा है, तो वो उन उन उनके बारे में तो उस हद तक तो ये चीजें डिवाइस कर लेगा, देख लेगा, लेकिन बिग पिक्चर जो कि एग्जेक्टिव को दिखानी है वो पीएमओ ने दिखानी है। तो पीएमओ का रोल वहां पे इस तरह का हो। सो पीएमओ एक नेचुरल लाइजॉन है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। ये पूरा नेटवर्क है, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट कैसे आपस में इंटर कम्युनिकेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल मेजरमेंट सिस्टम्स क्या होंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड ऊपर इस्तेमाल होता है स्ट्रेटेजी वगैरह केपीएस वगैरह बनाने के लिए, तो वो उसके साथ कैसे बैलेंस आउट हो रही हैं चीजें, क्या वाकई हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। प्रोजेक्ट सपोर्टेड और एडमिनिस्ट्रेड बाय पीएमओ मे नॉट बी रिलेटेड अदर देन बाय बीइंग मैनेज्ड टुगेदर। ये बात वही है जो हम पोर्टफोलियो के लिए भी कहते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स होते हैं, उनका आपस में कनेक्ट रिलेटेड होना जरूरी नहीं है, हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज नहीं हो, जरूरी नहीं है। लेकिन पोर्टफोलियो की थोड़ी सी बात डिफरेंट थी कि वो एक मैक्रो लेवल पे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करने वाली बॉडी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देखता है। जो पीएमओ है वो नीचे की बॉडी है, वो बारीकी में चीजों को देखती है, और वो भी सारे प्रोजेक्ट्स को देखता है। तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट सारे के सारे आपस में रिलेटेड नहीं हो सकते, कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे। तो जिस तरह पोर्टफोलियो सारे प्रोजेक्ट्स को एक अलग अंदाज से देखता है, तो प्रोजेक्ट भी उसी तरह से देखता है, लेकिन दोनों का पर्पस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। Specific form, function and structure of a PMO are dependent upon the needs of the organization that it supports. ये वही बात जो अभी हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा। कहीं पे लाजमी बात है कि हो सकता है कि उनकी जरूरत ही है ये हो कि डायरेक्टिंग हो, किसी जगह पे हो सकता है उनकी जरूरत ही सपोर्टिव हो, या कोई और मैकेनिज्म हो। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम बहस नहीं करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना फेल है कि वो किस तरह से पीएमओ को ऑर्गेनाइज करना चाहती है, लेकिन हम कम से कम लोगों को गाइड जरूर कर सकते हैं कि यार इन बातों का ख्याल रखें अगर आप पीएमओ बना रहे हैं तो। पीएमओ के पास क्या अथॉरिटीज हो सकती हैं टू एक्ट एज एन इंटीग्रल स्टेक होल्डर एंड अ डिसीजन मेकर। जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिन मतलब प्रोजेक्ट पीएमओ के अंडर जितने भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम आते हैं, उन सब का वो स्टेक होल्डर बन गया, और अगर वो डायरेक्टिव है तो वो की डिसीजन मेकर भी बन गया थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू
कीप इट अलाइंड विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसने ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। तो पीएमओ खुद ब खुद एक नेचुरल स्टेक होल्डर के तौर पे एग्जिस्ट करता है, मतलब इस ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन इवन मेक रिकमेंडेशंस कि ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, लीड नॉलेज ट्रांसफर, टर्मिनेट प्रोजेक्ट, वही मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो की ताकत, टर्मिनेट प्रोजेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी तौर पर, मैंने कहा मे अगर पीएमओ को इतनी ज्यादा ताकत दी गई तो हो सकता है ये ताकत भी दे दी गई हो कि जो प्रोजेक्ट सही परफॉर्म नहीं करे उन्हें बंद कर दो, या टेक एनी अदर एक्शन एज रिक्वायर्ड। तो ये जनाब उसके पीएमओ के डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं। सपोर्ट को मैंने आपको डिफाइन किया था कि उनके दरमियान जो कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, इंटर प्रोजेक्ट जो शेयर्स ने रिसोर्सेज ने शेयर होने हैं वो कैसे होंगे, उनका डिसीजन पीएमओ करेगा। आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी वो ये करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स वगैरह। कोचिंग मेंटरिंग ट्रेनिंग और ओवरसाइट ये करेगा। मेंटरिंग मॉनिटरिंग कंप्लायंस ये वो जो हमने कहा था डायरेक्टिव वाले का काम आ गया था। फिर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड टेम्पलेट्स, उनको बनाना और फिर उनको वो इन्फोर्स करने वाली बात आ गई। कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस प्रोजेक्ट, ये बड़ा एक मेजर रोल है कि प्रोजेक्ट अपना कम्युनिकेशन प्लान तो बनाता है लेकिन वो अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन अपने स्टेक होल्डर के साथ होगी या अपने अंदर होगी, लेकिन हु विल लुक आफ्टर communication amongst the projects? PMO has an overall communication mechanism established for all the project, how they can communicate with each other. तो ये जनाब PMO का role है। तो जैसे हमने पहले बात की और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो स्टैंडर्डाइज करता है प्रोजेक्ट रिलेटेड गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रोसेस, प्रोजेक्ट कह लें और कुछ में प्रोग्राम भी होते हैं तो प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, एंड फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, मेथोडोलॉजीज, टूल्स एंड टेक्निक्स। ये जितनी बातें हमने की हैं उसका लब्बे लुबाव ये है। और जिम्मेदारियों की जहां तक बात आ रही है तो मिनिमम जिम्मेदारी सपोर्ट की है और मैक्सिमम डायरेक्ट की है, डायरेक्ट मैनेजमेंट की है। तो वही जो 3 टाइप्स ऑफ पीएमओ हमने देखी थी, तो सपोर्ट से लेके डायरेक्टिव तक ये सारी जिम्मेदारियां पीएमओ के अंदर आती। ये जनाब हमें यहाँ हम कंक्लूड करते हैं। अभी आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है, आप लोगों ने कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो मौका ही नहीं दिया मैंने। तो अभी अगर इसके ऊपर कोई डिस्कशन करनी है, कोई डाउट्स हैं तो वो जरूर डिस्कस करें। जी जनाब। नहीं सोहेल साहब, आपने पीएमओ को काफी तफसील के साथ बताया है, और जिस तरह से मैं स्लाइड को भी देख रहा था कि बज़ाहिर तो स्लाइड के ऊपर 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स थे, लेकिन वो इतने क्लियर नहीं हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से आपने एग्जांपल देकर अच्छी तरह से उसको समझाया कि कहाँ का इंटरफेसेस है, क्या चीज उसमें आती है और क्या नहीं आती, कितनी अथॉरिटीज हैं और क्या डिलेमास हैं अभी, सो उससे क्लियर हुआ है काफी। अगर हम उसको अप्लाई करें, देखें कि प्रोजेक्ट्स में ना, तो अच्छा पीएमओ का आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। नहीं मुझे क्लियर है। ओके। एक्चुअली होता ये है जी कि थोड़ा प्रॉब्लम फिर भी कभी कभी रह जाता है। देर देर माइट बी क्वेश्चंस, अगर आप पीएमओ बना में इन्वॉल्व रहे हैं या कोई ऐसी बात होती है तो लोगों के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं ये ऐसे तो नहीं हो सकता, ये मतलब वही बात है, माइंड सेट बन जाता है ना एक काम करके। अगर आप पीएमओ में काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टिव में काम करते रहे हैं तो आप कहेंगे जी नहीं ये काम ही ऐसे होता है, ये तरीका ही है। तो वो बात जो है हमें अच्छी तरह समझनी है कि एक्चुअली पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कि यहाँ पीएमओ का स्टाइल क्या है। अब आप मोबिलिंग में चले जाएं, मोबिलिंग में हर डिपार्टमेंट में पीएमओ एग्जिस्ट करता है, अपना अपना, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना पीएमओ है। लेकिन मैंने ये नोट किया कि मोबिलिंग के जो पीएमओज हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड नहीं है, मतलब उनका नेटवर्क नहीं बनता, ना ही उनके ऊपर कोई सेंट्रलाइज्ड पीएमओ बना हुआ है। जो सेंट्रलाइज है वो आईटी का असल में है, वो आईटी डिपार्टमेंट का पीएमओ है जो कि उनकी कुछ रिपोर्टें सबकी इकट्ठी करता है, बट वो सिर्फ बिहेव करता है कि वो सेंट्रल है लेकिन वो सेंट्रल नहीं है। हम्म। तो गवर्नेंस सही। कैसे ट्रांसलेट होगी, अब आईटी वाले को क्या पता कि कौन सी गवर्नेंस की बात हो रही है, वो तो आईटी गवर्नेंस की बात करेगा ना। तो जो बाकी चीजों की गवर्नेंस ट्रू है ट्रू। तो वो नहीं देख सकता। इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत बुरा हाल है जनाब इस वक्त पाकिस्तान में या इवन इंटरनेशनली भी। पीएमओ का जो कॉन्सेप्ट है कुछ जगहों पे तो बहुत आला चल रहा है, मैंने देखा
मैं पीएमओ ग्लोबल अवार्ड का जज रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, और उसमें जब हाँ प्रेजेंटेशंस आती हैं और वो मैं देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार ये लोग इतना आगे निकल गए। इतनी जबरदस्त मैकेनिज्म लोगों ने बनाए हैं, अपनी मेथोडोलॉजीज डेवलप करनी है पीएमओ के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक लोगों को समझ नहीं आई कि कैसे करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में सारे ही इतने अक्लमंद नहीं है। वो चंद प्रोजेक्ट्स हैं जो, मतलब जो पीएमओज हैं, जो वहां पे अवार्ड्स अवार्ड में इतना ऊपर तक जाते हैं, वरना आम तौर पे अमेरिका में भी काम काफी खराब तरीके से हो रहा है और भी जगहों पे काफी खराब हो रहा है, लेकिन वहां बेहतरी के चांसेस ज्यादा इसलिए हैं कि वहां काफी लोग बिलीव करते हैं कि इसका सही तरीका क्या हो सकता है। हमारे यहाँ सही तरीके को सुनना ही कोई पसंद नहीं करता।